नमस्कार। द स्टोरी स्टूडियो में आपका स्वागत है। आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी रानी सारंधा। पार्ट 2। सारंधा का चेहरा लाल हो गया। बोली, मैं कुछ कहूं, आप नाराज तो ना होंगे? चंपत राय, नहीं, शौक से कहूं। सारंधा, ओरछा में मैं एक राजा की रानी थी। यहां मैं एक जागीरदार की चेरी हूं। ओरछा में मैं वह थी जो अवध में कौशल्या थी। यहां मैं बादशाह के एक सेवक की स्त्री हूं। जिस बादशाह के सामने आज आप आदर से सिर झुकाते हैं, वह कल आपके नाम से कांपता था। रानी से चेरी होकर भी प्रसन्न चित्त होना मेरे वश में नहीं है। आपने यह पद और ये विलास की सामग्रियां बड़े महंगे दामों में मोल ली हैं। चंपत राय के नेत्रों से एक पर्दा सा हट गया। वे अब तक सारंधा की आत्मिक उच्चता को न जानते थे। जैसे बेमां बाप का बालक मां की चर्चा सुनकर रोने लगता है, उसी तरह ओरछा की याद से चंपत राय की आंखें सजल हो गईं। उन्होंने आदर युक्त अनुराग के साथ सारंधा को हृदय से लगा लिया। आज से उन्हें फिर उसी उजड़ी बस्ती की चिंता हुई, जहां से धन और कीर्ति की अभिलाषाएं उन्हें खींच लाई थीं। मां अपने खोए हुए बालक को पाकर निहाल हो जाती है। चंपत राय के आने से बुंदेलखंड निहाल हो गया। ओरछा के भाग जागे, नौबतें बजने लगीं और फिर सारंधा के कमल नेत्रों जातीय अभिमान का आभास दिखाई देने लगा। यहां रहते रहते महीनों बीत गए। इस बीच में शाहजहां बीमार पड़ रहा। पहले से ईर्ष्या की अग्नि दहक रही थी। यह खबर सुनते ही ज्वाला प्रचंड हुई। संग्राम की तैयारियां होने लगीं। शाहजादे मुराद और मुहीउद्दीन अपने अपने दल सजाकर दक्षिण से चले। वर्षा के दिन थे। उर्वरा भूमि रंग बिरंग के रूप भरकर अपने सौंदर्य को दिखाती थी। मुराद और मुहीउद्दीन उमंगों से भरे हुए कदम बढ़ाते चले आ रहे थे। यहां तक कि धौलपुर के निकट चंबल के तट पर आ पहुंचे, परंतु यहां उन्होंने बादशाही सेना को अपने शुभागमन के निमित्त तैयार पाया। शाहजादे अब बद्धी चिंता में पड़ गए। सामने अगम्य नदी लहरें मार रही थी, किसी योगी के त्याग के सदृश। विवश होकर चंपत राय के पास संदेश भेजा कि खुदा के लिए आकर हमारी डूबती हुई नाव को पार लगाइए। राजा ने भवन में जाकर सारंधा से पूछा, इसका क्या उत्तर दूं? सारंधा, आपको मदद करनी होगी। चंपत राय, उनकी मदद करना दारा शिकोह से वैर लेना है। सारंधा, यह सत्य है, परंतु हाथ फैलाने की मर्यादा भी तो निभानी चाहिए। चंपत राय, प्रिय, तुमने सोचकर जवाब नहीं दिया। सारंधा, प्राणनाथ, मैं अच्छी तरह जानती हूं कि यह मार्ग कठिन है और अब हमें अपने योद्धाओं का रक्त पानी के समान बहाना पड़ेगा, परंतु हम अपना रक्त बहाएंगे और चंबल की लहरों को लाल कर देंगे। विश्वास रखिए कि जब तक नदी की धारा बहती रहेगी, वह हमारे वीरों की कीर्तिगान करती रहेगी। जब तक बुंदेलों का एक भी नाम लेवा रहेगा, यह रक्त बिंदु उसके माथे पर केशर का तिलक बनकर चमकेगा। वायुमंडल में मेघराज की सेनाएं उमद्दार रही थीं। ओरछे के कहिले से बुंदेलों की एक काली घटा उठी और वेग के साथ चंबल की तरफ चली। प्रत्येक सिपाही वीर रस से झूम रहा था। सारंधा ने दोनों राजकुमारों को गले से लगा लिया और राजा को पान का बीदा देकर कहा, बुंदेलों की लाज अब तुम्हारे हाथ है। आज उसका एक एक अंग मुस्कुरा रहा है और हृदय हुलसित है। बुंदेलों की यह सेना देखकर शाहजादे फूले न समाये। राजा वहां की अंगुल अंगुल भूमि से परिचित थे। उन्होंने बुंदेलों को तो एक 8 डार्डेज में छिपा दिया और वे शाहजादों की फौज को सजाकर नदी के किनारे किनारे पश्चिम की ओर चले। दारा शिकोह को भ्रम हुआ कि शत्रु किसी अन्य घाट से नदी उतरना चाहता है। उन्होंने घाट पर से मोर्चे हटा लिए। घाट में बैठे हुए बुंदेले उसी ताक में थे। बाहर निकल पड़ डटे और उन्होंने तुरंत ही नदी में घुड्डे डाल दिए। चंपत राय ने शाहजादा दारा शिकोह को भुलावा देकर अपनी फौज घुमा दी और वह बुंदेलों के पीछे चलता हुआ उसे पार उतार आया। इस कठिन चाल में 7 घंटों का विलंब हुआ, परंतु जाकर देखा तो 700 बुंदेलों की लाशें तड़डड़डंप रही थीं। राजा को देखते ही बुंदेलों की हिम्मत बंध गई। शाहजादों की सेना ने भी अल्लाह अकबर की ध्वनि के साथ धावा किया। बादशाही सेना में हलचल पड़ गई। उनकी पंक्तियां छिन्न भिन्न हो गई। हाथों हाथ लड़ाई होने लगी, यहां तक कि शाम हो गई। रणभूमि रुधिर से लाल हो गई और आकाश में अंधेरा हो गया। घमासान की मार हो रही थी। बादशाही सेना शाहजादों को दबाए आती थी। अकस्मात पश्चिम से फिर बुंदेलों की एक लहर उठी और इस वेग से बादशाही सेना की पुष्ट पर टकराई कि उसके कदम उगदरिया गए। जीता हुआ मैदान हाथ से निकल गया। लोगों को कुतूहल था कि यह दैवी सहायता कहां से आई। सरल स्वभाव के लोगों की धारणा थी
कि यह फतह के फरिश्ते हैं, शाहजादों की मदद के लिए आए हैं। परंतु जब राजा चंपतराय निकट गए तो सारंधा ने घुड्डे से उतरकर उनके पैरों पर सिर झुका दिया। राजा को असीम आनंद हुआ। यह सारंधा थी। समर भूमि का दृश्य इस समय अत्यंत दुखमय था। थोड़ी देर पहले जहां सजे हुए वीरों के दल थे, वहां अब बेजान लाशें तड़प रही थीं। मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए शुरू से ही अपने भाइयों की हत्या की है। अब विजयी सेना लूट पर टूटी। पहले मर्द मर्दों से लड़ते थे, अब वे मुर्दों से लड़ रहे थे। वह वीरता और पराक्रम का चित्र था। यह नीचता और दुर्बलता की ग्लानिप्रद तस्वीर थी। उस समय मनुष्य पशु बना हुआ था, अब वह पशु से भी बढ़ गया था। इस नोच खसोट में लोगों को बादशाही सेना के सेनापति वली बहादुर खां का मूर्छित शरीर दिखाई दिया। उसके निकट उसका घुड्डा खद्दा हुआ अपनी दुम से मक्खियां उड़ा रहा था। राजा को घुड्डों का शौक था। देखते ही वह उस पर मोहित हो गया। यह ईरानी जाति का घोड़ा अति सुंदर था। एक एक अंग सांचे में ढला हुआ, सिंह की सी छाती, चीते की सी कमर। उसका यह प्रेम और स्वामी भक्ति देखकर लोगों को बद्धा कुतूहल हुआ। राजा ने हुक्म दिया, खबरदार, इस प्रेमी पर कोई हथियार न चलाए, इसे जीता पकड़ डालो। ये मेरे अस्तबल की शोभा बढ़ाएगा। जो इसे पकड़कर मेरे पास लाएगा उसे धन से निहाल कर दूंगा। योद्धागण चारों ओर से लपके, परंतु किसी को साहस न होता था कि उसके निकट जा सके। कोई पुचकारता था, कोई फंदे में फंसाने की फिक्र में था, पर कोई उपाय सफल न होता था। वहां सिपाहियों का मेला सा लगा हुआ था। तब सारंधा अपने खेमे से निकली और निर्भय होकर घुड्डे के पास चली गई। उसकी आंखों में प्रेम का प्रकाश था, छल का नहीं। घुड्डे ने सिर झुका दिया। रानी ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा और वह उसकी पीठ सहलाने लगी। घुड्डे ने उसके आंचल में मुंह छिपा लिया। रानी उसकी रास पकड़ दकर खेमे की ओर चली। घुड्डा इस तरह चुपचाप उसके पीछे चला मानो सदैव से उसका सेवक है। पर बहुत अच्छा होता कि घुड्डे ने सारंधा से भी निष्ठुरता की होती। यह सुंदर घुड्डा आगे चलकर इस राज परिवार के निमित्त सोने का मृग सिद्ध हुआ। संसार एक रणक्षेत्र है। इस मैदान में उसी सेनापति को विजय लाभ होता है जो अवसर को पहचानता है। ऐसा सेनापति अवसर देखकर जितने उत्साह से आगे बढ़ता है, उतने ही उत्साह से आपत्ति के समय पीछे हट जाता है। वह वीर पुरुष राष्ट्र का निर्माता होता है और इतिहास उसके नाम पर यश के फूलों की वर्षा करता है।